हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेंजीन को। ठीक है, तो बेंजीन के अभी तक मैंने आपको बता दिया था कि हाउ टू रिप्रेजेंट द बेंजीन बाय डिफरेंट फॉर्मूला। अलग अलग साइंटिस्ट ने बेंजीन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। उसमें पहला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड फॉर्मूला है बेंजीन का, दैट अल्टरनेट डबल बॉन्ड फॉर्मूला ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय कैकुले। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो फॉर्मूला है उसको कैकुले ने दिया था। ठीक है, इसके बाद बात किया हमने पैरा बॉन्ड फॉर्मूला के बारे में, जिसको डेबार ने दिया था। ठीक है, प्रिज्मेटिक फॉर्मूला ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय लैडेनबर्ग, और इसका प्रिज्मेटिक फॉर्मूला दिया था लैडेनबर्ग ने। प्रिज्मेटिक फॉर्मूला लैडेनबर्ग ने। और डायगोनल फॉर्मूला वाज गिवन बाय क्लास, तो डायगोनल फॉर्मूला क्लास ने दिया। ठीक है, इसके बाद पार्शियल बैलेंस फॉर्मूला दिया था थिले ने। पार्शियल बैलेंस फॉर्मूला ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय थिले। और इसके बाद सेंट्रिक फॉर्मूला ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय बेयर एंड आर्मस्ट्रांग। सेंट्रिक फॉर्मूला दिया बेयर और आर्मस्ट्रांग ने। तो इट इज अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन. The most appropriate formula was given by Kekule, and that was alternate double bond formula. And now अब हम लोग बात करते हैं आगे के हिस्से पर। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पर बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, हाउ टू बेंजीन इज प्रिपेयर्ड। बेंजीन को हम किन किन मेथड से बना सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, तो सबसे पहला लैब मेथड, और आपको लैब मेथड के बारे में बता दिया था मैंने पहले। लैब मेथड कैसे जाते हैं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट इज हीटेड विथ सोडा लाइम। सोडियम बेंजोएट इज हीटेड विथ सोडा लाइम। तो सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ हीट करके लैब में हम बेंजीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट इज हीटेड विथ सोडा लाइम। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। द फॉर्मूला ऑफ सोडियम बेंजोएट इज C6H5COONA, where soda lime is a composition of NaOH with CaO in a ratio of 3:1. क्या करना था इस रिएक्शन में हमको? रिमूव द Na2CO3, रिमूव द सोडियम कार्बोनेट, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा बेंजीन प्लस Na2CO3। तो दिस इज द लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। और इसको हम कहते हैं ड्यूमा मेथड। इट इज कॉल्ड ड्यूमा मेथड, इसको ड्यूमा मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, सेकंड। लैब मेथड एक ही रहता है, ये ध्यान रखेंगे। अब सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं। तो व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ, फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक डस्ट और जिंक पाउडर। फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक पाउडर। फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक पाउडर। जब फिनॉल को पाउडर जिंक के साथ हीट करते हैं, फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक पाउडर। तो यार यहां पे फिनॉल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक पाउडर, तो फिनॉल रिड्यूस होकर के बेंजीन में चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसा होगा पाउडर। ओके, फिनॉल इज हीटेड विथ पाउडर जिंक और जिंक डस्ट, देन फिनॉल इज रिड्यूस्ड इनटू बेंजीन। तब फिनॉल रिड्यूस होकर के बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहां से ये एक बाय प्रोडक्ट निकाल देगा, ज़ैडेनो जिंक ऑक्साइड, एंड दैट हाइड्रोजन इज एब्सॉर्ब एट द प्लेस। ओके, तो ये आया बेंजीन। तो फिनॉल को बेंजीन में ले जाने के लिए क्या करेंगे? जिंक पाउडर के थ्रू उसको रिड्यूस कर देंगे। तो फिनॉल इज रिड्यूस्ड विथ जिंक ऑक्साइड, जिंक पाउडर टू गिव बेंजीन। ये हो गया दूसरा मेथड। तो ये दो मेथड्स आपके पास हो गए। पहला लैब मेथड,
जिसमें सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ हीट करके आगे कैरी ऑन करते हैं, और सेकेंड मेथड जिसमें फिनॉल को हम क्या करते हैं, जिंक पाउडर के साथ हीट करते हैं। अब बात करते हैं अगले थर्ड मेथड पर, तो दैट इज रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को रिड्यूस करके भी हम बेंजीन में टर्न आउट कर सकते हैं, तो क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन। और क्लोरोबेंजीन के रिडक्शन के लिए जो मेटल कपल यूज होता है वो निकल एल्यूमिनियम अलॉय है। इट इज कॉल्ड रेनी निकल, रेनी निकल कहते हैं इसको। अकेले निकल से ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इट इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू ओनली निकल। अकेले निकल से ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ये कंपाउंड, इसको रेनी निकल कहते हैं कंबाइंडली। दिस इज रिड्यूस द क्लोरोबेंजीन इनटू बेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन को शिफ्ट कर देगा बेंजीन में। तो ये अगली बात हो गई, दैट क्लोरोबेंजीन इज रिड्यूस्ड इनटू बेंजीन। नेक्स्ट मेथड पर बात करते हैं। अगला मेथड, व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड is boiled with water, is boiled with water, boiled with water। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को अगर हम वाटर के साथ बॉइल करते हैं तब बन जाएगा बेंजीन। What is the formula of benzene sulfonic acid? तो SO3H, this compound is benzene sulfonic acid। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को वाटर के साथ बॉईल करने पर भी बेंजीन बन जाएगा। तो यहां से देखो ये क्या काम करेगा, OH को गेन कर लेगा, वापस से H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सल्फोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में चला जाएगा और बेंजीन प्रोड्यूस कर देगा। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड टू मेक बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज बॉइल्ड विद वाटर, देन इट गिव्स बेंजीन। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को उबालने पर बेंजीन बन जाएगा। अगले रिएक्शन पर बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन, अबाउट नेक्स्ट रिएक्शन। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बॉइल करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम एनिलीन। तो एनिलीन से कैसे जा सकते हैं बेंजीन पर, फ्रॉम एनिलीन। तो देखो सबसे पहला जो स्टेप आएगा वो है डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन। इसका पहला स्टेप आएगा डाइएजोटाइजेशन, जिसके थ्रू हम एनिलीन को कन्वर्ट करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर। तो पहला स्टेप आया डाइएजोटाइजेशन, NaNO2 प्लस HCl। एक बार मैं आपको डाइएजोटाइजेशन लिखना सिखा देता हूं। तो NaNO2 को HCl से ट्रीट करके पहले बनाएंगे HNO2 नाइट्रस एसिड, और बाय प्रोडक्ट आ जाएगा NaCl। तो फर्स्ट स्टेप में क्या काम किया, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो जहां भी नाइट्रस एसिड की जरूरत पड़ती है उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रिपेयर करते हैं। द लॉजिक इज बिकॉज आफ्टर सम टाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड। कुछ देर के बाद ये अपने आप नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आप जब भी ऐसे रिएक्शन देखेंगे जहां नाइट्रस एसिड की जरूरत है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा। उसका मीनिंग क्या है, नाइट्रस एसिड अनस्टेबल कंपाउंड है, आफ्टर सम टाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड। तो एक स्टेप ऐसा लिख देंगे, है ना। तो देखो अब एनिलीन का रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एनिलीन का जो रिएक्शन है अब हम करेंगे NaHNO2 और HCl के साथ दोबारा से। तो
aniline plus HNO2 plus HCl at 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कोल्ड सॉल्यूशन के अंदर, इनसाइड द कोल्ड सॉल्यूशन। ओके, तो इस कंडीशन में दो, एक 3 और एक 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपके पास, 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो 2 वाटर इज पासेस आउट, 2 वाटर बाहर निकल जाएगा एंड नाउ 2 नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन वाला कंपाउंड मिल जाएगा। 2 नाइट्रोजन आ गए और 2 नाइट्रोजन के बीच जब बॉन्डिंग होती है तब इसे हम कहते हैं डायएजोटाइजेशन, डायएजोटाइजेशन। तो बॉन्डिंग बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स इज कॉल्ड डायएजोटाइजेशन। ओके, अब यहां से बाहर जो कंपाउंड आया वो है वाटर, तो इट इज अबाउट डायएजोटाइजेशन और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ध्यान रखेंगे, कन्वर्जन में बहुत काम आएगा। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर पहुंच गए हम, हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है डायएजोटाइजेशन का वो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, बहुत बार इसकी जरूरत पड़ेगी। बेंजीन डायजोनियम chloride is treated with H3PO2. This is called hypophosphorus acid. Hypophosphorus acid plus water. तो hypophosphorus acid और water के साथ जब हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं then it gives benzene as a compound, तब ये बेंजीन एज अ कंपाउंड बना देगा। देखो, एक ऑक्सीजन इसको दिया तो हो गया H3PO3, एक H इस Cl को दिया तो HCl और एक H यहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और डायजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होते हैं तो नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी, तो ये हो गया H एब्जॉर्ब हुआ तो बेंजीन हो गया, N2 प्लस HCl प्लस H3PO3, N2 प्लस HCl प्लस H3PO3, तो ये आपके बाय प्रोडक्ट है इस रिएक्शन में। ध्यान क्या रखना है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को जब हाइपोफॉस्फोरस एसिड के एक्वस सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, देन इट गिव्स बेंजीन, अब बेंजीन मिल जाता है। और पहला जो स्टेप था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, इट इज कॉल्ड डायएजोटाइजेशन, और उस स्टेप को हम क्या कहते हैं, उस स्टेप को हम कहते हैं डायएजोटाइजेशन। तो दिस इज कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इनटू बेंजीन, ये मेथड हमने देखा जिसमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में कन्वर्ट किया। अगला मेथड, अब इसके बाद और क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो व्हेन एसिटालीन गैस C2H2, ये वैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, एसिटालीन गैस इज पास थ्रू द आयरन और कॉपर ट्यूब। एसिटालीन गैस को जब आयरन या कॉपर ट्यूब से पास करेंगे तब ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और एसिटालीन की जगह पे अगर हम प्रोपाइन यूज करते हैं तो वो हमें क्या प्रोडक्ट देगा, दैट टाइम द प्रोडक्ट इज 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन। तो कॉपर या आयरन ट्यूब से पास करने पर एसिटालीन बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज अनदर मेथड, दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटालीन, है ना। और एसिटालीन की जगह मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे पास प्रोपाइन एज अ रिएक्टेंट है, इफ द प्रोपाइन इज एज अ रिएजेंट, तो देखिए ये एडवांटेज है ऑर्गेनिक का कि डिफरेंट लेक्चर के अंदर अलग अलग केमिकल रिएक्शन वापस से रिपीट हो जाते हैं। 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेसिटाइलिन, इसको मेसिटाइलिन भी कहते हैं। 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। यहां पे क्या बन गया, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। तो ये एक और रिएक्शन हो गया, जब एसिटालीन को हम
कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब से पास करेंगे तो इट गेट पॉलीमराइज्ड इनटू बेंजीन, उसका पॉलीमर बन जाएगा बेंजीन। अगले रिएक्शन पर आते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन, एंड दैट इज बाय एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन भी हम पहले कर चुके हैं। तो अगला जो रिएक्शन है वो है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, तो एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, अल्केन्स ऑफ 6 और मोर कार्बन, 6 या उससे ज्यादा कार्बन के अल्केन Cr2O3 या Al2O3 Mn2O3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन शो करते हैं अबाउट 5 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो एरोमेटाइजेशन C6H14, द कैटालिसिस Al2O3 और Cr2O3, लगभग 4 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मैंने आपको ऐसा बताया था कि बुक टू बुक थोड़ा बहुत टेम्परेचर वेरी कर सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल आपको ध्यान रखना है कि 6 या उससे ज्यादा कार्बन के जो हाइड्रोजन हैं वो एरोमेटाइज हो जाते हैं, गेट एरोमेटाइज। अगर हेक्सेन होगा तो बेंजीन, हेप्टेन होगा तो टॉलुइन, और अगर ऑक्टेन होगा तो xylene बन जाएगी। दैट इज क्लासिफाइड इन ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन। और वो ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो इट इज अबाउट द प्रिपरेशन। एक और मेथड लेते हैं, फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ टार। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ टार, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ टार या कोल टार भी बोलते हैं, कोल टार। तो कोल टार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके भी हम बेंजीन निकाल सकते हैं। तो देखो इसके लिए काम क्या करते हैं, कोल टार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते कैसे हैं उस टॉपिक पे पहले बात कर लेते हैं। तो कोल टार को पहले, कोल टार का मतलब 40 कार्बन और एबव का जो कंटेंट है वो है कोल टार, जिसको नॉर्मली डामर बोलते हैं और उससे रोड बनाते हैं। ठीक है ना, तो कोल टार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कोल टार, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ टार नियर अबाउट 90 to 130 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 90 to 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन प्लस टॉलुइन प्लस xylene। ये क्या बनाएगा, एक मिक्सचर बनाएगा बेंजीन, टॉलुइन और xylene का। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं BTX, अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन, टॉलुइन एंड xylene। ओके, और फिर इसका वापस से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। अगेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग लेस डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा डिफरेंस जिनके बॉइलिंग पॉइंट में नहीं रहता, क्लोज टू क्लोज, नियर अबाउट 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का डिफरेंस रहता, तो एक एक को क्या करेंगे, इवोपरेट करके बाहर निकाल देंगे। तो जब फिर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें बेंजीन अलग मिल जाएगी। एक्सेस ऑफ बेंजीन इज द प्रोडक्ट, सभी चीजें अलग अलग हो जाएगी, हम बेंजीन को अलग कर लेंगे, अभी हम बेंजीन बना रहे हैं तो ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टार का डिस्टिलेशन किया हमने 90 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब एक कॉम्पोजिशन मिलता है, उसका नाम भी बता दें आपको, यहां पे एक कॉम्पोजिशन मिलता है टार का डिस्टिलेशन करने पर, दैट इज कॉल्ड लाइट ऑयल। ओके, लाइट ऑयल नाम का एक कॉम्पोजिशन मिलेगा, इट कंटेन बेंजीन, टॉलुइन एंड xylene। तो लाइट ऑयल के अंदर बेंजीन, टॉलुइन और xylene होते हैं। वापस से जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें एक्सेस ऑफ बेंजीन
मिल जाएगा। नाउ इट गिव एक्सेस ऑफ बेंजीन इन द रिएक्शन। ओके, तो इट इज अबाउट द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आगे जब टेम्परेचर और बढ़ाते हैं 170 से 230 के आसपास जाते हैं तो मिडिल ऑयल मिलता है। मिडिल ऑयल में फिनॉल और नैप्थलीन होती है, तो उसका प्रिपरेशन हम लोग जब फिनॉल के बारे में बात करेंगे तब वहां पे करेंगे। ठीक है, तो अभी ये बेंजीन को बनाने के पॉसिबल मेथड्स पर हमने बात किया। अब अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन: कलरलेस, मोबाइल एंड वोलेटाइल लिक्विड। कलरलेस, मोबाइल, वोलेटाइल लिक्विड। कलरलेस, मोबाइल, वोलेटाइल लिक्विड। मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यूज होता है बेंजीन। कलरलेस, वोलेटाइल एंड मोबाइल लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट 80, बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीजिंग पॉइंट 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ्रीजिंग पॉइंट है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फ्रीजिंग। और बेंजीन जो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर। बेंजीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अगली बात क्या ध्यान रखना है हमको? इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। पोलर कंपाउंड नहीं है, ये नॉन पोलर है, इसलिए कैसा होगा? इनसॉल्युबल इन वाटर। तो बेंजीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बेसिकली इसका यूज है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के जैसा, एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे उनको डिसॉल्व करने के लिए यूज होगा। जैसा मैंने आपको एक बात बताया था, जब हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तो जब ऑर्गेनिक एसिड को हम बेंजीन में डालते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड और इसके बाद बेंजोइक एसिड, फिनॉल, ठीक है, इस टाइप के जो कंपाउंड हैं वो बेंजीन में डालने पर डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। आयोनाइज नहीं होंगे, डाइमराइज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए उनका मॉलिक्यूलर वेट उस समय कैसा हो जाता है? 2 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन के बारे में बात करेंगे और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनको हम साइमल्टेनियस रखेंगे, साथ साथ रखेंगे। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा इधर उधर सर्च न करना पड़े। वैसे तो नोट्स मुझे लगता है इतने सफिशिएंट रहते हैं कि आपको ज्यादा बुक्स में इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद बहुत सारी बुक्स को यूज करता हूं नोट्स को कंप्लीट करने से पहले। ठीक है, तो बात करते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। नंबर 1 पे बात करेंगे हम इसके क्लोरीनेशन के बारे में। क्लोरीनेशन, इट मींस रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो रिएक्शन विथ क्लोरीन। अब ये कैटालिस्ट बेस अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन होगी। तो पहले बात करते हैं नंबर 1 पर, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। पहला, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कहना चाहिए, आयरन ट्राइक्लोराइड। और आयरन ट्राइक्लोराइड ऐसा लुईस एसिड काम करता है, क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल्स जो होंगे वो वैकेंट होंगे, और डी ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण वो वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर पाएगा, इसलिए लुईस एसिड के जैसा काम करता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इट गिव क्लोरोबेंजीन। क्या बना के देगा? क्लोरोबेंजीन बना के देगा। इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इट गिव क्लोरोबेंजीन। इन द रिएक्शन, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है, इन द रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Ac2 का एग्जांपल होगा बेंजीन का क्लोरीनेशन। Ac2 का मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है ना। तो जब भी ऐसी चीजें आए और मैकेनिज्म ध्यान ना आए तो हमेशा मैकेनिज्म वाले पोर्शन पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, एक बार उसको वापस से देख लेना चाहिए। तो in presence of FeCl3 it gives chlorobenzene. In the reaction FeCl3
Cl3 act as halogen carrier के जैसा काम करता है यहां पे FeCl3. It is example of Se2 reaction. Se2 रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? Se2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टू नॉर्मली रिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है. नॉर्मली रिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता. तो लिख रहे थे अभी. तो क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन. तो क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन में देखो क्या लिखा था हम लोगों ने. इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन. इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव क्लोरोबेंजीन. क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन बनाता है. ठीक है. और FeCl3 इस रिएक्शन में एज अ हैलोजन कैरियर काम करता है. FeCl3 इज एक्ट एज अ हैलोजन कैरियर. और मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन Se2 मैकेनिज्म पर बेस है. इट इज बेस्ड ऑन Se2. इट मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 पर बेस है ये रिएक्शन. अब ओवरऑल ये रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगी अब उसकी बात करते हैं. तो देखो पहले स्टेप में क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा उसकी बात कर रहे हैं. तो क्लोरीन और उसका कैटालिस्ट FeCl3. FeCl3 कैसा काम करता है? एज अ लोइस एसिड काम करता है. FeCl3 कैसा काम करता है? एज अ लोइस एसिड. तो पहले ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा. तो इट गिव्स Cl+ और ये जो क्लोरीन माइनस हुआ वो FeCl3 के पास चला जाएगा. तो दैट इज FeCl4-. अब पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन को हम कहते हैं क्लोरोमियम. क्या कहते हैं? क्लोरोमियम. तो क्लोरोमियम यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है. ठीक है. और ये बेंजीन रिंग पर अटैक करने के लिए रेडी है. कैटलिस्ट भी यूज कर लेते हैं तो बाय प्रोडक्ट लेने में आसानी रहेगी. ठीक है. यहां से ये इसके ऊपर अटैक करेगा. थोड़ी देर के लिए ट्रांजिशन स्टेट पे जाएगी. बॉन्ड ब्रेक होगा और क्लोरीन ऐड हो जाएगा. कहां पर? हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर. ठीक है. और फाइनली H बाहर निकलेगा. क्लोरीन वहां पर आके जुड़ जाएगा. तो बन गया क्लोरोबेंजीन. एक H पॉजिटिव यहां से एक क्लोरीन लेगा HCl. एंड नाउ द कैटलिस्ट इज अगेन फ्री फॉर द एक्टिविटी. अब कैटलिस्ट फिर से जैसा हमने यूज किया था उसी फॉर्मेट में आ गया है. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन. जब बेंजीन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये कंपाउंड बनाता है क्लोरोबेंजीन. तो बेंजीन क्लोरीन के साथ केमिकल रिएक्शन पर क्लोरोबेंजीन बनाएगा. इस रिएक्शन में आयरन ट्राइक्लोराइड क्या काम करता है? हैलोजन कैरियर का काम करता है. एज अ हैलोजन कैरियर. तो FeCl3 का फंक्शन ध्यान रखेंगे यहां पे. अगले स्टेप पे बात करते हैं क्लोरीनेशन का. सेकंड स्टेप. व्हेन बेंजीन reacts with chlorine in presence of ultraviolet radiation. Benzene reacts with chlorine in presence of ultraviolet radiation. पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में reacts with chlorine in presence of ultraviolet radiation. Then it gives benzene hexachloride. Benzene hexachloride. नाम तो उसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड है. कॉमर्शियली उसको हम BHC बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड. ठीक है. बेंजीन हेक्साक्लोराइड. लेकिन एक्चुअल में ये साइक्लो कंपाउंड है, ये ध्यान रखना है.
ठीक है, तो देन इट गिव्स बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके बारे में और भी बात करेंगे, पहले थोड़ी सी रिएक्शन पे बात कर लेते हैं। तो देखो, अब बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, तो ये ओवरऑल आपका बेंजीन, ठीक है, तो पूरा ओपन लिख देते हैं जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें ना हो। नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, लेकिन ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो क्लोरीन के साथ बेंजीन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है, देन इट गिव BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब और इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है उस बात पर बात करेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले। तो ये है BHC का स्ट्रक्चर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ओके, तो नाउ द रिंग इज ओपन हियर, रिंग यहां पे ओपन हो गया है, एंड ऑल द कॉर्नर विथ CHCl। ओके, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड BHC। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो एक बात ये ध्यान रखना है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसका जो IUPAC नेम है वो ऐसा हो जाएगा, देखिए नेम, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा। तो IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये इस कंपाउंड का IUPAC नाम हो गया, मतलब ये साइक्लो कंपाउंड है, जबकि कॉमनली इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, BHC, है ना। अब और क्या क्या ध्यान रखना है BHC के बारे में, उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो व्हाट इज द अनदर फैक्टर, व्हाट इज द अनदर थिंग्स अबाउट BHC, इंपॉर्टेंट अबाउट BHC। तो देखो, BHC हैज 9 possible stereoisomers। BHC has 9 possible stereoisomers। इसके कुल 9 स्टीरियोसोमर बन सकते हैं, 9 प्रविम समावयवी बन सकते हैं। 4 नोन स्ट्रक्चर, अभी तक के 4 जो नोन स्ट्रक्चर हैं, 4 नोन स्ट्रक्चर्स आर अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, और 4 नोन स्ट्रक्चर है, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। 4 known structures are अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। अब हम लोग थोड़ा सा इसके गामा फॉर्म के बारे में बात करेंगे, अबाउट गामा फॉर्म। तो दिस इज अबाउट द गामा फॉर्म ऑफ BHC, ये हम बात कर रहे हैं गामा फॉर्म ऑफ BHC के बारे में, अबाउट द गामा फॉर्म ऑफ BHC। तो गामा फॉर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है, this is about the gamma form of BHC। ओके, तो ये है BHC के गामा फॉर्म का स्ट्रक्चर। ओके, तो दिस इज अबाउट द गामा फॉर्म ऑफ BHC। तो क्या ध्यान रखना है, गामा फॉर्म ऑफ BHC, गामा फॉर्म ऑफ BHC is the strong insecticide is the strong insecticide। और इंसेक्टिसाइड मतलब जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज होगा वो है इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो गामा फॉर्म ऑफ BHC स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड। इट इज ऑल्सो नोन एज गैमेक्सीन पाउडर। इसको गैमेक्सीन पाउडर भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज गैमेक्सीन पाउडर। और लिंडेन 666 तो इसके अदर नेम्स हैं गैमेक्सीन पाउडर और लिंडेन 666। इसको गैमेक्सीन पाउडर और या लिंडेन
666 भी कहते हैं। और ये इंसेक्टिसाइड जैसा यूज होता था, आजकल इसका यूज करना मना है। प्रेजेंटली इट्स यूज इज प्रोहिबिटेड बिकॉज इट कॉजेज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, है ना। तो प्रेजेंटली इसका यूज करना मना है, ठीक है। BHC और DDT दो ऐसे इंसेक्टिसाइड है जिनके केमिकल रिएक्शंस हमको पढ़ने हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। BHC और DDT दोनों का ही प्रेजेंटली यूज करना मना है। द यूज ऑफ BHC एंड DDT इज प्रोहिबिटेड बिकॉज बोथ आर कॉजेज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि इनको आप फसलों के ऊपर जो क्रॉप्स है उसके ऊपर इसको छिड़केंगे तो जो डाउन साइड धीरे धीरे जहां पे कंसंट्रेशन रहेगा वहां से प्लांट के धीरे धीरे जो उसका स्टेम वाला पोर्शन है वहां चला जाएगा। जैसे वीट है, आपका राइस है, तो इनके स्टेम वाले पोर्शन में चला जाता है ये। एंड फाइनली द स्टेम पोर्शन इज ईटन बाय द एनिमल्स, जो काउज बाफेलोस है, ये सब जो भूसा होता है उसके फॉर्म में इसको खा लेंगे, है ना। और जब उसको खाएंगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब उसको खाने के बाद जब उनकी डेथ होगी तो उसको कौन खाएगा, बल्चर्स और काइट, है ना, चील और गिद्ध कहते हैं ना, वो सब जानवर उसको खाएंगे। तो उन सब जानवरों के अंदर जब ये BHC और DDT का कंसंट्रेशन बढ़ा तो फाइनली जो एग के ऊपर का सेल होता है, एग के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, एग के ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है जिससे वो पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है, उस लेयर का फॉर्मेशन बंद हो गया। तो दिस इज वेरी डेंजरस केमिकल्स ने क्या किया, जो एग के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का सेल बनता है, जेनेटिकल म्यूटेट कर दिया। म्यूटेशन के कारण वो सेल, वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर डिपॉजिट होना बंद हो गई, तो नाउ एग कैन नॉट एग्जिस्ट। तो एग, अंडा कैसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जब उस पर लेयर कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड लेयर रहता है तभी तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसके कारण जो बल्चर्स और काइट के बारे में आपने देखा होगा कि उनकी जो स्पीसीज है वो लगभग रूमिनेंट हो गई है, बिल्कुल कम, बहुत ही कम हो गए हैं। बल्चर्स ब्रीडिंग सेंटर कई जगह पे खोलने पड़े हैं ताकि कुछ उनकी संख्या बढ़े, क्योंकि वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को फ्री करते हैं। जितने भी एनिमल्स डेड स्टेट में रहते हैं उनको खा जाते थे, अब चूंकि बल्चर्स और काइट है ही नहीं, ठीक है। तो ये कारण था जिसके कारण BHC और DDT दोनों केमिकल पर बैन लगाया गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके तीसरे स्टेप के बारे में। तो क्लोरीनेशन का तीसरा स्टेप, तो इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इट गिव्स क्लोरोबेंजीन, इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इट गिव BHC, और इसके बाद इन एब्सेंस ऑफ लाइट इन डार्क, तो अगर लाइट नहीं है तब इन डार्क, ऑल द हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम्स, ऑल द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम्स, ओके, ऑल द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय द क्लोरीन एटम। तो 1 by 1 जितने हाइड्रोजन एटम है वो सब क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो जाएंगे, एंड द कंपाउंड इज नोन एज हेक्साक्लोरोबेंजीन, रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम, एंड इट गिव हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो नाम में भी बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इट गिव्स हेक्साक्लोरोबेंजीन, सॉरी, इट इज हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो हेक्साक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा, इट गिव्स हेक्साक्लोरोबेंजीन, ओके। तो यहां पे एरोमेटिक रिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एरोमेटिक रिंग इज नॉट अफेक्टेड, बट द हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन। हाइड्रोजन एटम जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो गए हैं, ओनली द हाइड्रोजन एटम इज replaced by the chlorine, but there is ring not affected, ring is not affected, ring पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हेक्साक्लोरोबेंजीन, 6H आया तो 6HCl भी बनेगा, तो इट इज हेक्साक्लोरोबेंजीन, ओके। तो ये
तीन ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो क्लोरीनेशन पर डिपेंड करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। आयरन ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, फाइनली इट इज साइक्लिक कंपाउंड, इट इज नोन एज 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, एंड इन एब्सेंस ऑफ लाइट इट गिव्स हेक्साक्लोरोबेंजीन, जहां पे एरोमेटिक रिंग एज इट इज है, ओनली द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन एटम। तो इट इज अबाउट क्लोरीनेशन। ये हमने बात किया बेंजीन के क्लोरीनेशन के बारे में। अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ बेंजीन। रिडक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का रिडक्शन अगेन डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट। रिडक्शन ऑफ बेंजीन डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट, डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट, मतलब फिर से याद रखना पड़ेगा कि किस कैटलिस्ट में क्या प्रोडक्ट बना था। डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट। तो hydrogenation or reduction is also depends on catalyst. Number one, पहला, in presence of nickel, अगर simply निकल के प्रेजेंस में हम इसको रिड्यूस करते हैं बेंजीन को, तो in presence of nickel, तो निकल के थ्रू जब रिड्यूस करेंगे तो ये बना देगा साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन से कहां कन्वर्ट हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इन प्रेजेंस ऑफ HI, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, इन प्रेजेंस ऑफ HI, तो HI के प्रेजेंस में जब हम बेंजीन को रिड्यूस करते हैं, HI के प्रेजेंस में जब हम बेंजीन को रिड्यूस करते हैं, देन इट गिव्स मिक्सचर ऑफ साइक्लोहेक्सेन प्लस मिथाइल साइक्लोपेंटेन, सम क्वांटिटी ऑफ मिथाइल साइक्लोपेंटेन इज आल्सो हियर, ओके। तो कुछ क्वांटिटी में मिथाइल साइक्लोपेंटेन भी बनता है। तो क्या क्या बन गया? इट गिव्स साइक्लोहेक्सेन एंड मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये दो कंपोजिशन बन गया। निकल के प्रेजेंस में साइक्लोहेक्सेन, HI के प्रेजेंस में साइक्लोहेक्सेन प्लस मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब तीसरा जो इसका रिडक्शन है, दिस इज नोन एज पार्शियल रिडक्शन ऑफ बेंजीन। अगला जो स्टेप है उसको हम कहेंगे पार्शियल रिडक्शन ऑफ बेंजीन, पार्शियल रिडक्शन ऑफ बेंजीन, also called Burke reduction, also called Burke reduction, इसको हम Burke reduction भी कहते हैं, also called Burke reduction। तो Burke reduction भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो पार्शियली जब बेंजीन रिड्यूस होगा, तो पार्शियल रिडक्शन पर बेंजीन जब रिड्यूस होगा, बर्क रिडक्शन का कैटलिस्ट है सोडियम लिक्विड अमोनिया, सोडियम और लिक्विड अमोनिया इज द कैटलिस्ट फॉर बर्क रिडक्शन। बर्क रिडक्शन का कैटलिस्ट क्या है? सोडियम और लिक्विड अमोनिया। तब ये दोनों मिलकर के आपको प्रोडक्ट देंगे साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो अगर बेंजीन को रिड्यूस करेंगे तो बेंजीन के रिडक्शन पर क्या क्या चीजें बनेगी? निकल यूज करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन, निकल यूज करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन, HI यूज करेंगे तो मिक्सचर ऑफ साइक्लोहेक्सेन प्लस साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, मिक्सचर ऑफ cyclohexane and some quantity of methyl cyclopentane is also here। and अगर हम यहाँ पे रिडक्शन के लिए यूज करते हैं सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया, दिस इज कॉल्ड बर्क रिडक्शन एंड दिस इज अ स्टेप ऑफ पार्शियल रिडक्शन, आंशिक अपचयन है ये। तो पार्शियल रिडक्शन पर ये प्रोडक्ट बनाएगा साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन। तो पार्शियल रिडक्शन का प्रोडक्ट है साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन। तो दिस इज अबाउट द रिडक्शन ऑफ बेंजीन। ये हुआ बेंजीन का रिडक्शन।
रिडक्शन के बाद अगले स्टेप पर बात करते हैं, एक और रिएक्शन कैरी ऑन कर लेते हैं। तो रिडक्शन के बाद बात कर लेते हैं नाइट्रेशन के बारे में, अबाउट नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, बेंजीन विथ नाइट्रिक एसिड, concentrated sulfuric acid is the catalyst here. It produce the H plus ion and causes the dehydration in the molecule. क्या काम करता है? Dehydration का काम करता है, ये dehydration का काम करता है। तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रेशन पर वो है नाइट्रोबेंजीन, यहां से वाटर निकल जाएगा एंड द प्रोडक्ट इज नाइट्रोबेंजीन। पहले क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अब मान लीजिए फर्दर नाइट्रेशन करते हैं तो NO2 मेटा डायरेक्टर, NO2 कैसा है? मेटा डायरेक्टर है। तो पहले स्टेप में क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन बन गया। ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन को वापस से HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, वापस से HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं। यार इट इज कैरिड आउट in presence of again concentrated sulfuric acid at 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगला जो प्रोडक्ट मिलेगा, अब उसको यहां पे कैरी ऑन कर लेते हैं क्योंकि एक स्टेप और जाएगी ये रिएक्शन। तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। वापस से जब नाइट्रेशन करेंगे, इसका फर्दर नाइट्रेशन करेंगे, अगेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फिर से सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तीसरी बार जब नाइट्रेशन करेंगे, हियर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज देयर, इज कॉल्ड फ्यूमिंग। फ्यूमिंग का मतलब होता है जिसमें से धुआं निकल रहा हो, इतना कॉन्सेंट्रेट है नाइट्रिक एसिड। जब बहुत कॉन्सेंट्रेट रहता है तो उसमें से NO2 गैस बाहर निकलती रहती है। तो दिस इज कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड फ्यूमिंग। हिंदी में कहते हैं इसको सधूम, सधूम मतलब जिसमें से धुआं निकल रहा हो, इतनी कॉन्सेंट्रेट है। तो यहां पे अब ये तीसरे स्टेप के प्रोडक्ट में आया, दैट इज 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो पहले नाइट्रेशन पर क्या बनाया? नाइट्रोबेंजीन। वापस से नाइट्रेशन कैरी ऑन अगर करते हैं तो मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, 13 डाइनाइट्रोबेंजीन भी कह सकते हो, और फिर 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। और मोस्टली जो ट्राइनाइट्रो वाले कंपाउंड है, चाहे वो TNT हो, इसके बाद आपका ये हो गया TNB ट्राइनाइट्रोबेंजीन, इसके बाद TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन और TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ऑल ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव, ये सब एक्सप्लोसिव हैं। तो दिस कंपाउंड इज एक्ट एज एक्सप्लोसिव। क्या यूज करने के लिए आएगा? एज एक्सप्लोसिव बनाने के लिए यूज में आएगा ट्राइनाइट्रोबेंजीन। और अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे के रिएक्शंस पर बात करेंगे।